जय हिंद विद्यार्थियों हमने कल नीलकंठ पाठ में नीलकंठ का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा इसके बारे में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं उसके आगे। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। तो चिड़ियाघर में जितने भी जानवर थे उन सब का सेनापति बन गया नीलकंठ, और कब न जाने उसने अपने आप को उनका संरक्षक यानी कि जो उनकी रक्षा करता हो ऐसा अपने आप को खुद नियुक्त कर लिया था। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चूह प्रहारों से उसे दंड देने दौड़ता। तो नीलकंठ जो था उसकी अब ये आदत हो गई थी और वो पक्षियों को आपस में दाना देने के लिए जहाँ पर दाना दिया जाता था वहाँ पर सबको ले जाता था अपने संरक्षक में, और अगर कोई गड़बड़ करता तो अपनी चोंच से प्रहार करके उसको दंड भी देने का काम वो स्वयं ही करने लग गया था। खरगोश के छोटे बच्चों में वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे आर्त क्रदन न करने लगते उन्हें उधर अधर में लटकाए रहता। यानी कि वो बच्चों को चोंच में उठाता था और जब बच्चे चिल्लाना शुरू करते थे तो तब वो अपने अधर यानी कि होंठों में जो उसने चोंच में दबा रखा था उनको तब तक उनको अपने उसमें ही लटकाए रखता था, और जब वो चिल्लाते थे तब जा कर के ज़मीन पे छोड़ता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों के कर्णवेध संस्कार हो जाता था। तो कभी कभी उसकी जो चोंच थी उससे जैसे मनुष्य के कर्णवेध संस्कार किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उसका भी कर्णवेध संस्कार हो जाते थे। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। दंड तो देता ही था, साथ ही साथ उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम भी करता था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूँछ और सघन पंखों में छुआल का खेल खेलने लगते थे। तो खरगोश क्या करते थे, खरगोश के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उसके पंखों के साथ खेलने लगते थे और पंखों के बीच में छिप जाते थे और एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई वाला जो खेल होता है उस खेल को वो लोग खेलते थे। इस तरीके से बहुत अच्छा उन लोगों के बीच में तालमेल बैठ गया था। ऐसे ही कुछ स्थिति में एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर एक सांप ने जाली के भीतर पहुँच गया। जो वहाँ पर एक सांप था वो जाली के भीतर पहुँचा और सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिपने लगे। केवल एक जो शिशु छोटा सा खरगोश था वो खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अब जब सांप की पकड़ में वो खरगोश आ गया तो निगलने के प्रयास में सांप ने उसका जो आधा और पिछला शरीर तो अपने मुंह में दबा ही रखा था, साथ में शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची कर स्वर में वह इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। वो छोटा सा बच्चा था, बहुत उसको जब सांप ने अपने मुंह में दबा लिया, उसका पीछे का हिस्सा तो उसने दबा लिया था और आगे के हिस्से से वो इतनी तेज नहीं बोल पा रहा था कि उसकी बात कोई सुन सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वरों की व्यथा सुन ली, क्योंकि जो आसपास जानवर थे वो सब भाग रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, तो वो सब लोग भी हल्ला कर रहे थे। इसके कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो उसके मंद यानी कि बहुत धीमे जो स्वर थे उस छोटे से बच्चे खरगोश के, उसकी आवाज़ नीलकंठ ने सुन ली थी। और उसने क्या किया, उसी के चौकन्ने कानों ने मंद स्वरों की व्यथा को पहचाना और जो उसने पूँछ समेट कर
सर मैं एक झपट्टे से नीचे आ गया और संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश घायल हो सकता है। तो उसने ये बात समझ ली कि अगर मैं डायरेक्ट सांप के फन में चोंच मारूंगा तो खरगोश भी घायल हो सकता है, क्योंकि खरगोश का पिछला हिस्सा उसने अपने मुंह पे दबा रखा है सांप ने। और वो सांप को मारने के लिए तुरंत वहां पर आ गया। उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाए और फन के पास का हिस्सा जो था पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतना प्रहार किया कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का जो बच्चा था वो मुंह से बाहर निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पर पड़ा रहा, क्योंकि सांप ने उसको पकड़ लिया था तो उसको दिक्कत तो हुई। अब वहीं क्या हुआ कि जो राधा थी उसकी सहायता के लिए तुरंत वहाँ पर पहुँच गई। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता पहुँच तो गई, लेकिन समझा नहीं कि उसने उसको सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। अपनी जो धीमी सी आवाज़ थी उससे सब ओर उसने ये बात पहुंचा दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। तो इस तरीके से नीलकंठ ने क्या किया, उस सांप को मार करके 2 हिस्से कर दिए और रात भर उस खरगोश के बच्चे को अपने पंखों के नीचे छिपाए रखा और अपने शरीर की गर्माहट उस खरगोश तक पहुंचाई। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। तो जो कार्तिकेय हैं भगवान शिव के बड़े बेटे, उनका जो वाहन है वो है मयूर यानी कि मोर। उसको उन्होंने युद्ध करने के लिए अपने वाहन के रूप में मोर को चुना है उन्होंने। तो उसको क्यों चुना होगा, लेखिका यही सोचती है कि उसको क्यों चुना होगा उन्होंने वाहन के रूप में। ये सारी चीज़ें अब देख करके समझ में आ जा रही है कि उसने किस तरीके से यहाँ पर अपना एक विराट रूप दिखाया और एक सेनापति की अच्छी भूमिका जो उसने निभाई है नीलकंठ ने। ठीक ऐसे ही कार्तिकेय का जो वाहन है वो वास्तव में इसीलिए महान होगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि मयूर काला प्रिय वीर पक्षी है, यानी कि कला प्रिय और वीर पक्षी है। 2 खासियत है उसमें, एक तो कला का प्रिय है और साथ में वीर भी है। हिंसक मात्र नहीं है और केवल हिंसा करना, दूसरों को परेशान करना, ऐसा पक्षी नहीं है बिल्कुल भी मयूर। इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। तो इसलिए जो बाज और चील हैं ये क्या करते हैं कि ये तो आते हैं और सीधे झपट्टा मारते हैं और ये अपने शिकार को शिकार बना लेते हैं। लेकिन मोर के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मोर शिकार करना भी जानता है और कला प्रिय यानी कि नाच करना भी वो जानता है। अक्सर बरसात के समय में मोर नृत्य करना शुरू कर देता है और बादलों की आवाज़ के साथ साथ उसे नाचना भी आता है। केवल मारना ही नहीं आता, वो उसे प्रेम करना भी बहुत अच्छी तरह आता है। इसीलिए मोर को उनकी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, बाज और चील की के साथ नहीं रखा गया है। और आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी, वह भी मोर ही है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, उसका मानवीकरण भी हो गया था। ठीक है, उसमें जो उसकी जाति है, जाति के अनुसार मतलब जिस टाइप का वो पक्षी है वो तो उसकी खासियत थी ही, साथ में उसके अंदर मानवता भी थी। ये आज लेखिका को साफ झलक आ रही थी। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य
मैं एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाएं दाहिने बाएं कर्म से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। तो लेखिका ने बहुत छोटी छोटी चीज़ें नीलकंठ के बारे में नोटिस करी हैं और उनको यहाँ पर उजागर किया है। जब वो जब यानी कि बादल जब आते थे और जब वो नाचता था बादलों के साथ साथ, और उसके जो इंद्रधनुष के समान दिखने वाले जो पंख थे वो बहुत ही सुंदर लगते थे, और वो सब दाएं बाएं सब इधर उधर घूम फिर करके बहुत अच्छी तरह नाचता था और सम पर आकर के ठहर जाता था। सम जहाँ पर गीत खत्म होता है वहाँ पर रुकना पड़ता है, तो वहीं पर ही वो आकर के रुक जाता था, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। राधा की अपनी विशेषताएं थी, लेकिन वो नीलकंठ के समान नाच नहीं सकती थी, परंतु उसकी गति में ही एक छंद रहता था। लेकिन उसके चलने में और उसके साथ नीलकंठ और वो दोनों एक साथ रहते थे। राधा नाच तो नहीं सकती थी, लेकिन उसकी जो गति थी, उसके चलने का जो तरीका था, उसी में एक छंद था, यानी कि उसी में एक गीत छिपा हुआ था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूते हुए बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंखों को स्पर्श करते हुए दाहिनी ओर निकल आती थी। एक प्रकार उसकी प्रक्रिया में भी हम पूरक ताल परिचय मिलता था। तो यहाँ पर पूरक ताल परिचय के बारे में बताया गया है, दाएं से बाएं की ओर जाना, बाएं से दाएं की ओर आना। तो इस तरीके से ये सारा काम राधा करती थी जब नीलकंठ नाचता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। नीलकंठ को न जाने कैसे समझ में आ गया कि जो लेखिका है उसको उसका नृत्य बहुत ही अच्छा लगता है। वह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों पर सतरंगी मंडलाकार छाता तान नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का कर्म बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाते थे और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। तो लेखिका यहाँ पे ये बताती हैं कि जो नीलकंठ है उसको पता नहीं कैसे पता चल गया था। ये तो मैं नहीं बता सकती कि उसे कैसे पता चला कि मुझे नीलकंठ का नृत्य बहुत पसंद है, लेकिन जब भी मैं उसके पास पहुंचती तो वो अपने झूले से उतर करके अपने पंखों को फैला करके नृत्य करने की पोजीशन में आ जाता था, यानी कि जो उसकी भंगिमा थी नृत्य करने की भंगिमा, उसमें वो आ जाता था। और जब भी मेरे साथ कोई भी देसी अतिथि हो या विदेशी अतिथि हो मेरे साथ जब भी आते तो उनके लिए वो सबसे ही आकर्षित और सबसे ही प्रेम करने वाला जो दृश्य होता था वो नीलकंठ के प्रति उन सबका आकर्षण, क्योंकि मोर को चिड़ियाघर के अलावा लोगों ने कहीं और नहीं देखा था। लेखिका के साथ वो अगर देखते थे तो बड़ा ही वो विस्मयादिभूत हो जाते थे, यानी कि आश्चर्यचकित हो उठते थे वो। कई विदेशी महिलाओं ने उसे कई विदेशी महिलाओं ने तो उसको परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। तो यहाँ पर ये लेखिका बताती है कि जिस चोंच से उसने सांप को काट दिया था, 2 हिस्सों में बांट दिया था, उसी चोंच से जब वो मेरे हाथ में रखे हुए चनों को
जो भी मैं अपने हाथ में भुने हुए जो चने थे उनको जब मैं उसको देती थी तो वो इस इतने प्यार से उन चनों को उठाता था कि मेरे हाथ में खरोंच तक नहीं लगती थी। और मैं इस बात को लेकर के बड़े ही चकित थी। अक्सर उसको जो ज़्यादा पसंद था, फलों के वृक्षों की अपेक्षा उसको फूलों के वृक्ष, जो खिले हुए फूल होते हैं उनके वृक्ष मोर को ज़्यादा पसंद थे, नीलकंठ को। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों में लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लव से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि बाहर छोड़ देना पड़ता था उसको। तो नीलकंठ अक्सर बसंत के मौसम में बहुत ज़्यादा ही आकर्षक होता था और उसको बहुत ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था जब वो अपने आसपास का माहौल देखता था, क्योंकि वहाँ पर जो आम के वृक्ष की जो सुनहरी मंजरियाँ थी उनसे जब आम के वृक्ष लग जाते थे और अशोक का जो वृक्ष था उस पर जो लाल पल्लव से जो अशोक का वृक्ष था वो ढक जाता था, तो ऐसी चीज़ को देख करके उसको उसके जाली घर से बाहर निकालना ही पड़ता था मोर को। और इस तरीके से वो लोगों को और लेखिका को बहुत ही विस्मय करता था। इसके आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आप समझ गए होंगे कि नीलकंठ किस तरीके से सेनापति बना और उसने किस तरीके से खरगोश के बच्चे को बचाया। साथ में राधा उसकी किस तरीके से मदद करती थी, बादलों के साथ उसका कितना अच्छा नाता था और वो लोगों को किस तरीके से भाता था। तो इसके आगे का पाठ हम कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।